करते हैं तो टाइम कम हो जाता है। तो क्वेश्चन था एक, किसी ने यहाँ पे किया था कि सर वन स्ट्रेटजी या कम्बिनेशन स्ट्रेटजीज का आपने बताना था। तो वो जब बात हो रही थी उस चीज़ पे, स्ट्रेटजीज पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, तो मैंने बार बार यही बात कही थी कि आप एक ही स्ट्रेटजी को बार बार अप्लाई करें, एक ही स्ट्रेटजी को बार बार अप्लाई करें, बार बार अप्लाई करें, और एक ही स्ट्रेटजी भी रहें। मैंने असाइनमेंट्स जिन लोगों ने की थी वो मैंने पढ़ी हैं, वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा किया हुआ था सबने काम। जिन लोगों ने किया, जिन्होंने नहीं किया उनकी मर्जी है, ठीक है। तो जिन लोगों ने किया था अच्छा काम किया था। इरफान की अच्छी असाइनमेंट बनी हुई थी, मोहम्मद इरफान की, और जो है उसके बाद कुछ और असाइनमेंट्स थी वो भी ठीक थी। तो उसमें वो बात हुई थी कि जो वो मैं अभी स्लाइड ढूंढ लेता हूँ कि वो थी कहाँ पे। वो जी अब पता नहीं कौन सी स्लाइड थी वो जो थी। एक ये बात थी यहाँ पे, ये भी कुछ मिस्टेक्स आ रही थी, नेवर वाइडन योर स्टॉप लॉस, ये वाला, ठीक है, कि नेवर वाइडन योर स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस वाइडन करने का मतलब और होता है, वाइड करने का मतलब और होता है। वाइडन करने का मतलब ये होता है कि आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया था, तो आपने देखा कि मार्केट उस साइड पे जा रही है, तो आपने उठा के थोड़ा ऊपर कर दिया, फिर देखा मार्केट ऊपर जा रही है, फिर उठा के और ऊपर कर दिया। सिर्फ लॉस होने के खौफ से आप इसको क्या करते हैं, वाइड कर देते हैं, वाइड करते जाते हैं। वाइड होता नहीं है, करते जाते हैं, यानी कि आप ने किया है एक ट्रेड की, 20 पिप का स्टॉप लॉस लगाया, जब देखा कि स्टॉप लॉस हिट होने वाला, आपने उठा के 5 पिप और ऊपर कर दिया, 10 पिप और वो 20 का फिर आप 50 पे जाके ले रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस को वाइड नहीं करना, जो है वो ही है, स्टॉप लॉस जो होता है उसको वहीं पे रखें। ये भी लोगों ने लिखा हुआ था कि नेवर वाइड योर स्टॉप लॉस, वाइड नहीं, वाइडन का लफ्ज यूज हुआ है। इसका मतलब है कि जो स्टॉप लॉस आपने लगाया है उसको दोबारा से वाइड ना करें। हाँ ये था सिंगल ट्रेड स्ट्रेटजी, और जो है कॉम्बिनेशन ऑफ विनिंग एंड लूजिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, जिसमें ये नहीं था कि आपने एक स्ट्रेटजी पे काम नहीं करना, ये है सिंगल ट्रेड स्ट्रेटजी, यानी आपने कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनानी कि आप कहेंगे मैंने जो दिन का प्रॉफिट कमाना है ना, कि सारे का सारा वो एक ही ट्रेड से कमा लेना है, ठीक है। यानी कि आप हाई मार्जिन यूज करके जो है हायर लॉट साइज के साथ, अगर आप कहें कि हम एक ही ट्रेड से, अगर दिन में $50 का टारगेट रखा हुआ है, हम वो एक ही ट्रेड से $50 कमा के साइड पे हो जाएंगे, ठीक है। तो वो स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी 5 7 10 ट्रेड्स होनी चाहिए, जिनमें से कुछ जो है वो लॉस में भी जा सकती हैं, कुछ प्रॉफिट में भी जा सकती हैं, यानी कॉम्बिनेशन के साथ चलना चाहिए आपको। तमाम पेयर्स के साथ काम करना चाहिए, मतलब जो भी आपके रनिंग पेयर्स हैं, यानी किसी एक चीज के साथ नहीं आपने अटकना, ठीक है। ये इसका मतलब था। इसका मतलब ये नहीं था कि आपने इसका मतलब ये नहीं था कि आपने जो है वो एक जो ट्रेड, यानी कि एक स्ट्रेटजी उस पर काम नहीं करना, ज़्यादा सारी स्ट्रेटजीज बनानी है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा था सिर्फ एक स्ट्रेटजी बनाएं, उसको बार 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 जो है वो ट्रेड करें 400 500 600 बार उसको ट्रेड करें, उसके बाद उसको रेल पे लेके आए। आपने ये नहीं कि आपने 2 3 4 बैक टेस्टिंग करने से स्ट्रेटजीज नहीं बनती होती, स्ट्रेटजीज बनती होती हैं ट्रेड करने से। अब मैं देख रहा होता हूँ ग्रुप में क्या होता है, किसी को सेंडिंग या डिसेंडिंग ट्रायंगल नजर आ रही है, वो ट्रायंगल ड्रा करता है, ड्रा करने के बाद ना वो पूछता है सर ये जो है ट्रायंगल मैंने ड्रा की है, ठीक है, तो क्या ये ठीक है। अगर मेरे से पूछते रहेंगे तो आपकी अपनी जो है वो साइकोलॉजी नहीं बनेगी, आप जो है वो कोशिश किया करें कि उसको ट्रेड किया करें। मैंने इसलिए कहा था कि आप छोटे टाइम फ्रेम से 5 मिनट पे 15 मिनट पे जाके उनको ट्रेड्स करें, वहां पे ट्रेड्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स लें, जितनी आप ट्रेडिंग कर सकते हो उतनी ट्रेडिंग करें, ताकि वो जो आपने जो देखा था वो आपको रियल में एक्चुअल में एक्सपीरियंस क्या देता है। जब तक वो आप एक्सपीरियंस नहीं लेंगे ना, आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते, ठीक है। आप उसको 5 मिनट में 15 मिनट में जाएं, बजाय इसके कि आप पूछने आए, ठीक है, आप ग्रुप में शेयर करें, और मैं ये चाहता हूँ कि बजाय आप ये पूछें सर ये बनती है, आप ये बताया करेंगे सर ये बनी है,
ठीक है, मैं ऐसा कॉन्फिडेंस चाहता हूँ। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप ट्रेडिंग करेंगे, और ट्रेडिंग ही आप इतनी ज़्यादा करेंगे, ट्रेड्स कर करके वो सारा जो है ना कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ठीक है, फिर जो है आप ट्रेडर बनेंगे। अगर आप ये सिर्फ पूछते रहे कि सर ये राइजिंग वेज है, भैया उसको राइजिंग वेज, अब कोई भी पक्का ट्रेडर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो क्लास लेने आता है वो प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है, साफ ज़रा वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट का मतलब होता है तालिब इल्म, सीखने वाला। ठीक है, तो आप सीखने के लिए आए हैं तो आप उसको सीखें, डेमो पे प्रैक्टिस करें। अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के साथ है तो ठीक है। दूसरी बात ये है कि वेज अगर बन रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने वेज बनते ही ट्रेड कर लेंगे, नहीं। वेज के ब्रेक होने का वेट करना है। जिस तरह आज को न्यूजीलैंड डॉलर का जो ग्रुप में डिस्कशन चल रही थी, ठीक है, तो आपने वेज के ब्रेक करने का जो है वो वेट करना है, अदरवाइज आपने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, अब फ्लैग बना हुआ है तो फ्लैग के ब्रेक करने का वेट करना। आपने ये नहीं देखना ये बेरिश फ्लैग बना हुआ अब इसने नीचे जाना, जरूरी नहीं होता कि बेरिश फ्लैग हो तो वो नीचे ही जाएगी मार्केट। ठीक है, वो अप साइड पे ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं, 80% चांसेस यही होते हैं कि राइजिंग वेज है तो वो डाउन साइड पे ब्रेक करेगा। ठीक है, अगर बेरिश फ्लैग है वो भी डाउन साइड पे ब्रेक करेगा। 20% चांसेस होते हैं कि वो अप साइड पे चला जाए। ठीक है, और हमने अप साइड पे अगर वो ब्रेक करता भी है तो हमने ट्रेड नहीं करनी है अप साइड पे, हम नेक्स्ट फॉर्मेशन का वेट करेंगे। उस ब्रेकआउट के बाद जो है वो हम वेट करेंगे कि जी कह रहा सर आज अपसाइड चला गया। हाँ जी, आज अपसाइड चला गया, जाने दो। ठीक है, अगर वो ब्रेक होता तो हमारी ट्रेड थी, नहीं हुआ तो जाने दो, वो हमारी ट्रेड ही नहीं है, छोड़ दो बस। ठीक है, अगर वो नीचे ब्रेक होता तो हम ट्रेड करते, अदरवाइज वो ऊपर चला गया तो जाने दो, क्योंकि वो अप ट्रेंड में था तो अप ट्रेंड में ऊपर ही जाना था उसने। ठीक है, अगर वो वेज को ब्रेक करता तो फिर हम कह सकते थे अब जी उसका जो है वो लोअर लो लग चुका है, लोअर हाई बन चुका है। ठीक है, वेज ब्रेक हो चुका है, अब हम जो है उसको ट्रेड कर सकते हैं डाउन साइड पे। अदरवाइज जो है वो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था उसका नीचे आने के लिए, ऊपर जाना था, वो चला गया क्योंकि वो अप ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है, सर आपने अभी वीडियो नहीं बनाई अबाउट चार्ट ड्रा ऑन मोबाइल। अच्छा यार ये बना दूंगा किसी दिन, मुझे मेरे जहन में नहीं रहता ये बात ना, जो है वो मोबाइल पे ड्राइंग ड्राइंग जो है वो कैसे की जाती है। अच्छा, ये जो सिंगल ट्रेड स्ट्रेटजी और सक्सेसफुल स्ट्रेटजी का जो मैंने बात बताई, होप सो ये क्लियर होगी होगी कि आपने एक ट्रेड से सारे पैसे नहीं कमाने, आपने ज़्यादातर ट्रेड्स करनी है। अब देखें ना, अगर आप 5 ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है, और अगर वो आप एक ही पेयर पे 5 ले लें या एक ही ट्रेड एक ही पेयर पे ले लें, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि अगर वो पेयर आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका जो वो सारा दिन के प्रॉफिट, जो लॉस, जो आपने रिस्क रखा होता है, वो सारे का सारा वेस्ट हो गया। अगर आप वही जो रिस्क है उसको डिवाइड करें 5 हिस्सों में और 5 पेयर्स पे ट्रेड करें, अगर आपके 3 भी आपके अगेंस्ट चले जाए ना, 3 पेयर्स भी आपके अगेंस्ट चले जाएं, 2 आपके हक में चले जाएं, तब भी आपका जो है वो सारे का सारा रिस्क जो है वो नहीं जाता। ठीक है, कुछ हो सकता है अगर 1:1 से कर रहे हैं तो आपका थोड़ा बहुत चला जाए, अगर 1:2 से कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट में ही होंगे। ठीक है, अगर आपकी 3 ट्रेड्स भी, 5 में से 3 ट्रेड्स भी सक्सेसफुल होती हैं, 10 में से 6 भी सक्सेसफुल होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि प्रॉफिट में है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेयर्स को देखें और उन पे ट्रेड करें, बजाय किसी एक पेयर के साथ स्टक होने के। मैं देखता हूँ लोग गोल्ड के साथ सिर्फ स्टक होते हैं, या फिर यूरो के साथ स्टक होते हैं कि ऊपर से एक बाय की, फिर एक नीचे थोड़ा सा आया, फिर बाय कर ली, थोड़ा सा और नीचे आया, फिर बाय। एवरेज करना सिन है, मार्केट जो ट्रेडिंग है इसका एक गुनाह है एवरेज करना। ठीक है, ये एवरेज ना किया करें। हाँ, अगर वो लेवल पे मान गया फिर तो ठीक है, ये नहीं कि जी आपने एक बाय किया, वो 20 पिप आपके अगेंस्ट चला गया तो आपने फिर एक बाय कर लिया, 20 फिर अगेंस्ट चला गया, फिर आपने बाय कर लिया। अगर आपने एविडेंस पे बाय किया था और आपने एवरेज कर लिया तो उसका मतलब ये आप जितना मर्जी एवरेज करते जाएं वो आपको लॉस ही करके जाएगा। गोल्ड क्या करेगा जी, गोल्ड क्या करेगा ये तो हम देख रहे हैं चार्ट्स पे, गोल्ड क्या कर रहा है और क्या करेगा। जो करेगा हम देख लेंगे गोल्ड का, क्योंकि ये हमारी क्लास सीखने के लिए, यहाँ पे हम कोई टिप शिप नहीं देंगे कि गोल्ड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कोई सिग्नल नहीं देंगे। ठीक है, सिखाने का मतलब ये है कि आपको सिग्नल फ्री करना। ठीक है, और इसलिए मैं जो है वो सिग्नल्स भी नहीं देता, एनालिसिस कभी कभी शेयर कर देता हूँ ग्रुप्स में, और कोई सिग्नल नहीं देता। जो जो मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे से ये पूछना चाहते हैं सर आपके वो जो सिग्नल्स वाला ग्रुप है उसमें सिग्नल्स के आते हैं, उनको कैसे स्टडी करना है, कैसे रीड करना है, कैसे लें, मैंने उनसे भी यही कहा था कि जी आप उन सिग्नल्स को फॉलो ना करें। ठीक है, सिग्नल वो सारे प्रॉफिट में जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं ये कहता हूँ आप उनको फॉलो ना करें। मेरी साइकी और होती है, मैं उनको और तरह से देख रहा होता हूँ, आप और तरह से देखेंगे, वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, वो एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, फ्री है, उसके भी चार्जेस नहीं है कोई भी। ठीक है, सिर्फ इसलिए
कि जी हम हमारी एक वो फॉर्मेलिटी है सिग्नल वाली, वो भी पूरी कर रहे हैं। वो सिग्नल्स नहीं होते, बेसिकली एनालिसिस होते हैं कि मार्केट अगर इस प्राइस तक है तो उसका मतलब ये है कि अगर इस प्राइस से निकली तो मार्केट फिर बाइंग में चली जाएगी। वो उसके मार्केट के पास एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, डिमांड सप्लाई जोन्स होते हैं, कुछ भी ट्रेंड लाइंस को देखते हुए जब मैं लेवल्स दे देता हूँ कि अगर उनसे निकलती है मार्केट तो उसके बाद ऊपर ही चली जाएगी। ठीक है, तो मार्केट जो है वो आजकल हालात अच्छे नहीं है, तो हमें छोटी ट्रेड लेनी पड़ रही हैं 20 40 50 पिप की। अदरवाइज जो है वहाँ से हमें 400 300 पिप्स की ट्रेड भी मिलती है। ठीक है, तो होप सो ये बात जो थी, क्वेश्चन था, ये क्लियर हो गया होगा। और जो है हमारी कुछ एक दो चीज़ें थी, मैं रूल्स ऑफ ट्रेडिंग जो है ये बता देता हूँ। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें उसके रूल्स क्या हैं जो मस्ट आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि एजुकेट योर सेल्फ, अपने आप को पढ़ा लिखा करें। ठीक है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए। ठीक है, आपको हालात हाजरा का पता होना चाहिए, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या होने वाला है। ठीक है, कुछ आप ऐसी वेबसाइट्स को ज्वाइन कर लें, कुछ ऐसी ऐप्स रख लें मोबाइल्स में, कुछ कुछ ना कुछ ऐसा हो जो आपको इस साइड का प्रोडक्ट नॉलेज दे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड की क्या सप्लाई है, क्या डिमांड है। ठीक है, गोल्ड अभी आने वाले दिनों में जो है इसकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, गोल्ड के कंज्यूमर्स बड़े कौन से हैं। ठीक है, गोल्ड सबसे ज़्यादा किन मुल्कों में कंज्यूम किया जाता है, किन मुल्कों में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब चाइना में अभी अगर लॉकडाउन हो जाए, गोल्ड की प्राइसेस फिर ऊपर चली जाएंगे अचानक से। ठीक है, क्यों? गोल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना है। ठीक है, जैसे ही चाइना में लॉकडाउन हो जाए, उनकी प्रोडक्शन गोल्ड की वो बंद कर दें, अभी जो है वो प्राइसेस फिर से ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। आपको हालात हाजरा का पता होना चाहिए। आप जिस चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, ऑयल में ट्रेड कर रहे हैं, ऑयल की इन्वेंट्रीज क्या है। ठीक है, इसके मेजर प्रोड्यूसर्स कौन हैं। ठीक है, कितना कंज्यूम किया जाता है, ये सरप्लस कितना पड़ा हुआ है, या इसकी सप्लाई शॉर्टेज कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप करेंसीज ट्रेड करते हैं तो उनके फंडामेंटल्स, वहाँ के जिस कंट्री आपको उन कंट्रीज़ के इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, आने वाले दिनों में उनके इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, वहाँ पे गुर्बत कितनी है या वहाँ पे महंगाई कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपके जहन में ये बात अंदाज़ा हो कि आने वाले दिनों में जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो किस साइड पे जाएगा, आने वाले दिनों में कीवी है वो किस साइड पे जाएगा, केबल है वो किस साइड पे जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो है वो क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एग्जीक्यूट योर सेल्फ, कि जो भी करना है खुद से करें। ठीक है, बजाय इसके कि किसी का सिग्नल पकड़ें। आप कोई कहे कि आपको नीचे आते गोल्ड को बाय कर लें, आपने नहीं करना। बेशक वो 2 4 डॉलर ऊपर चला जाएगा, आप 2 4 डॉलर, ये ना हो 2 4 लेते लेते वहां से फिर वो अगर नीचे आ रहा, दूसरे नीचे आना, तो वो आपको ले जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी आपने। और खुद से एग्जीक्यूशन करनी है सारी की सारी, जो भी आपने काम करना है खुद से करना है। उसके बाद मेक अ ट्रेडिंग माइंडसेट। ट्रेडिंग माइंडसेट पे हमने बहुत अच्छी पीछे डिस्कशन की थी, वो सारा आपने माइंडसेट बनाना है कि कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, वो सारी चीज़ें। पुट योर फोकस आउट ऑफ मेकिंग मनी। हाँ, ये बात पहले भी हमने डिस्कस की थी कि आपने मनी मेकिंग पे नहीं जाना, आपने ट्रेड एग्जीक्यूशन पे जाना है। आपने सक्सेसफुल ट्रेड्स करनी है, मनी के पीछे नहीं भागना। ठीक है, जब आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएंगी तो मनी जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आना शुरू हो जाएगी, आती जाएगी। उसके बाद जो है फोकस ऑन सक्सेसफुल ट्रेडिंग, ये वही बात है कि मनी की बजाय ट्रेडिंग पे काम करें। एंजॉय द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग। जी, जब आपको ट्रेडिंग करने में मज़ा आने लग जाए, आप थके ना। ठीक है, अगर आप किसी काम को करते हुए थक जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो काम आपके लिए नहीं है। जब आप थके ना किसी काम को करते करते, तो वो पैशन चाहिए। जब उस पैशन में आ जाएंगे तो आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस योर स्ट्रेटजी वेल। ये फिर वही बात है कि जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, फिर आप उस पर काम करेंगे। डोंट गो एनीवेयर फॉर ट्रेडिंग सेटअप्स। जी, किसी भी जगह पे ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए ना जाएं, यानी कि किसी से सिग्नल ना मांगे, वही सारी चीज़ है, सेटअप्स ना मांगे, एनालिसिस ना मांगे। ये बात आ गई है, जो अभी अभी मुझे ग्रुप में एक क्वेश्चन मिला है कि सर सिग्नल ना दिया करें, लर्निंग के लिए एनालिसिस शेयर कर दिया करें, वही सेटअप्स ना मांगा करें किसी से भी। ठीक है, अपना एनालिसिस किया करें, वो शेयर किया करें। जब आपका एनालिसिस कोई भी गलत होगा, ठीक है, तो आप उससे सीखेंगे। जो भी आपकी मिस्टेक होगी आप उससे सीखेंगे, बजाय इसके कि आप जो है वो किसी से सेटअप मांग के उसको कॉपी करें। अगर आपको सेटअप्स चाहिए किसी को, वो मुझे पर्सनल इनबॉक्स करे, मैं उसको
बता दूंगा कि आपको सेटअप्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। आपको हर 5 मिनट में एक सेटअप नया मिल जाया करेगा, हर 5 मिनट में एक सेटअप नया मिल जाया करेगा। और बहुत सारे सिग्नल प्रोवाइडर्स जो अपने आप को बड़े बड़े सिग्नल प्रोवाइडर्स कहते हैं, ठीक है, वो वहाँ से सेटअप्स जो हैं वो चोरी करते हैं, और करने के बाद उनके सिग्नल जो हैं वो ग्रुप्स में दे के पैसे लेते हैं, ठीक है। वो अच्छे सेटअप्स होते हैं, माटे नहीं होते, क्योंकि जो उस जगह पे जाके सेटअप्स देते हैं वो कोई आम छोटे मोटे ट्रेडर नहीं होते, अच्छे ट्रेडर होते हैं। तो आप उनसे भी ज़रा जो है सिग्नल्स अगर लेना चाहते हैं तो ये आ गई ना वही बात, सर कहाँ से सेटअप्स मिलते हैं, ठीक है। फ्री में बता, जो भी चाहिए वो ले लो, ठीक है। अच्छा, आज जो है वो हमने ना पढ़ना था, जो आज का हमारा टॉपिक था वो हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। ये मैं अपने MT5 पे आ गया हूँ। होप्सो आपको ये जो मेरी स्क्रीन है ये शेयर हो रही होगी, ठीक है। MT5 की जो स्क्रीन है ये शेयर हो रही होगी, अगर हो रही है तो मुझे बता दें, हो रही है तो हो रही होगी, ठीक है। आपने ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर आज हम बात करें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने किस तरह से फाइंड करनी होती है किसी भी मार्केट में, ठीक है। आपने सबसे पहले ये है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मोस्टली लोग जो है वो ट्रेड करते हैं, जस्ट एक लेवल को पकड़ते हैं, उसे ही सपोर्ट मानते हैं, उसे दूसरी साइड पे रेजिस्टेंस माना और ट्रेड ले ली, ठीक है। ऐसा नहीं होता, मैं आपको बताऊंगा कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर आपने ट्रेड करना है तो किस तरह से करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले जो है ये देख लें कि आपने टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है, तो उस हिसाब से अगर आप H4 पे एनालिसिस करते हैं, ठीक है, एनालिसिस के लिए अपना टाइम फ्रेम H4 रखते हैं, तो आप जो है वो ट्रेड M30 पे लिया करें, ठीक है। जो ट्रेड के लिए आपका सेटअप होना चाहिए वो M30 होना चाहिए। अगर आप D1 पे ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के लिए जो आपका एंट्री के लिए जो आपका सेटअप वो H1 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप M30 पे जाके जो है वो करते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं, तो आपका ट्रेडिंग सेटअप M5 होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं, हमारे पास H4 टाइम फ्रेम है, तो सबसे पहले आपने इसको जूम आउट करना है, ठीक है, और इसको मिनिमम ले जाना है कि जितना ये कम हो सके उतना ले जाना आपने, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे आपने जो है वो लेवल्स ड्रा करने हैं अपने, ठीक है। लेवल सबसे पहला काम आपने जूम आउट कर लिया, अब आपने क्या करना है, इस पे लेवल्स ड्रा करने हैं। लेवल ड्रा करने के लिए यहाँ पे ऊपर जो है वो लाइंस मौजूद हैं, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको लें, इसको लेने के बाद आप ड्रा कर दें। फ़र्ज़ किया मैं इस लेवल पे ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है एक मैं इस लेवल पे ड्रा कर देता हूँ, मैं इस लेवल पे ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। इस लेवल पे ड्रा कर देता हूँ, यहाँ पे ड्रा कर। चलो, हम अक्सर देख रहे होते हैं कि जो है ना विक्स को मिलाया जाता है, ठीक है, या फिर बॉडीज को मिलाया जाता है। यहाँ पे जस्ट आपने ना क्या करना होता है कि पॉइंट्स को मिलाना होता है, वो लेवल। अब यहाँ पे अगर बात करें इस जगह पे, ठीक है, अब ये जो लेवल है हमारे पास, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हम लेवल को मॉडिफाई भी करते जाएंगे। अगर इस जगह पे रखें तो ये क्या क्या बनता है, अच्छा ये देखा। आपने ना लेवल्स को मिलाना है, लेवल्स को मिलाने के लिए आपने ये करना है कि आपने उस जगह पे रखना है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सेटअप्स मिल रहे हो। अब ये देखिए यहाँ पे एक बार, ये दो, तीन, चार, पाँच, ये भी पास पास ही है, लेकिन छः सात आठ, और छः सात आठ बार जो है ना यहाँ पे आपको जो है उसने यहाँ पे टच किया इस लाइन को, ठीक है। आपने ये अब देखते हैं कि यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दें तो एक बार टच किया, तो ये उसके लिए कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। रेजिस्टेंस लेवल उसके लिए वो है जहाँ पे उसने सबसे ज़्यादा जो है वो टच किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक, दो, तीन, चार, ये इसको ब्रेक किया हुआ है, लेकिन इसको टच ज़रूर किया उसने, पाँच, छः, सात, आठ, सात आठ बार जो है इसको भी उसने टच किया हुआ। आप देखें, अगर हम इस लेवल को नहीं मानते और इसको मान लेते हैं जो नीचे, ये देखें,
यहाँ से जस्ट एक बार और दूसरी बार, 2 बार सिर्फ ये टच हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे रखेंगे 30 बार, तो हम इसको कम से कम 3 बार जो है ना, 3 से 4 बार तो टच होना चाहिए, फिर जो है वो आपके लिए एक लेवल बनता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये भी हमें हमारे पास जो है वो एक लेवल बन जाएगा सपोर्ट एंड, ये जो एक सपोर्ट लेवल बन जाता है ये भी, ठीक है। 4 बार तो हमारे पास ये एक बेहतरीन लेवल आ गया, ठीक है। तो ये भी 3-4 बार जो है ये हो चुका है। अब अब जब ये हो गया, अब हमारे पास जो है यहाँ पे नेक्स्ट लेवल कौन सा बनेगा ये देखते हैं। अब ये जो है इसको थोड़ा सा नीचे करें, 1 2 3, और चौथी बार ये अब हो रहा है, ठीक है। अभी इसको बेशक अगर नहीं लेना चाहते तो ना लें, लेना भी चाहें तो ले सकते हैं। अच्छा, ये इस तरह से आपने क्या करना है, लेवल्स ड्रा कर लेना है। लेवल्स ड्रा करने के बाद आप उसे दोबारा से क्या करें, जूम आउट कर लें, ठीक है। जो भी आपका लेवल है, ठीक है, उस पर आप क्या करें, जूम आउट कर लें। अच्छा, अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो हैं, इनको जो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इनको इम्पोर्टेंस दी जाती है तो किस वजह से दी जाती है, अगर नहीं दी जाती तो किस वजह से नहीं दी जाती। ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर मार्केट किसी सपोर्ट लेवल से उठी है तो वो रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगी वापस, ठीक है। मार्केट ज़रूरी नहीं है कि जिगजैग करेगी, ठीक है, मार्केट जिगजैग करती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जो है वो जिगजैग करेगी, वो जाएगी वहाँ तक। हो सकता है मार्केट ऊपर किसी और लेवल तक जाए। ये हमारे पास बड़ा अच्छा लेवल था, हमने पता नहीं क्यों इसे हटा दिया था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट किसी लेवल तक जाएगी तो वहाँ तक, वहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगी। अगर हम इस लेवल को देखें, मार्केट यहाँ तक गई है, वापस आई है, ये एक ट्रेड आपके पास बनती थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की। अगर मार्केट इस तरह आती है, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ दोनों का। एक ये है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, एक ये है। ये दोनों देखें, दोनों जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। आप इसको भी मान लें, चलें, ठीक है, इसको भी मान लें, और इसको भी मान लें, ठीक है। चलें, हम इनको देख लेते हैं अभी के लिए। अगर मार्केट जा रही है नीचे से, इस तरह जा रही है बिल्कुल, और जाने के बाद एक लाइन बना के मार्केट, यानी एक तेजी के साथ, मोमेंटम के साथ मार्केट जो है वो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल तक जाती है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले यहाँ पे कोई, जब मार्केट यहाँ पे गई तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं था, जो अभी हमें इस पिक्चर में नज़र नहीं आया। मे भी हो पीछे, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पे इस पिक्चर में नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे जाती है और जिस स्पीड से जाती है उसी स्पीड से वापसी होती है, यानी कि यहाँ पे कोई देखें, जो है मार्केट ने कोई कंसोलिडेशन जिस तरह यहाँ पे हुई है इस तरह यहाँ पे नहीं की, और मार्केट ने क्या किया, जिस स्पीड से गई है उसी से वापस आ गई है, ठीक है। तो अगर इस तरह से जाती है मार्केट और ऐसे ही वापस आती है, तो आप उस लेवल को एक रेजिस्टेंस लेवल समझ सकते हैं, मान सकते हैं। इसी तरह एक सपोर्ट जो है वो भी अगर इसी तरह से जाती है, मार्केट नीचे आती है और वहाँ पे आके जिस मोमेंटम के साथ आती है, तो उसी के मोमेंटम से रिजेक्शन होती है प्राइस की। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है रिजेक्शन, तो प्राइस की रिजेक्शन होती है, तो फिर आप उसको मान सकते हैं या मार्केट जो है यहाँ से वापस हो सकती है, यानी कि बुलिश इनगल्फिंग हुई है, और वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम से हुई है। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर जाके आप उसको मान सकते हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन हो गई है, तो अब हम जो है इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे इस तरह से कंसोलिडेशन हो गई है तो हम उस लेवल को जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल नहीं मानेंगे। यहाँ पे देखें मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो है मार्केट ने कंसोलिडेशन की है, तो अभी हम इस लेवल से ट्रेड नहीं कर सकते थे। हम अगर ट्रेड करते भी तो इस लेवल से करते ट्रेड। ये जो हमारे पास नीचे ये वाला लेवल है ना, ये वाला इस लेवल से हम ट्रेड करते हैं। अब यहाँ से ट्रेड क्यों करनी थी, क्योंकि यहाँ पे जाके जब मार्केट यहाँ से वापस यहाँ पे बनी है, तो फिर यहाँ पे जाके ये इनगल्फिंग हो सकी है मार्केट में, ठीक है। और ये एक वॉल्यूम के साथ इनगल्फिंग है, एक अच्छा खासा वॉल्यूम लगा होगा इसमें, और कैंडल्स में एक अच्छी खासी जो है वो रिजेक्शन नज़र आ रही है प्राइस के ऊपर जाने की। तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है, ठीक है। अदरवाइज जो है हम ट्रेड ना लेते। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ी सी जिस मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर गई थी, उस मोमेंटम के साथ जो है मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई है, लेकिन थोड़ी सी नहीं हुई, मतलब उसको जो रिजेक्ट किया गया जब मार्केट को, वो बड़े अच्छे अंदाज से किया गया था।
अगर इस तरह की आपको रिजेक्शन नजर आती है तो फिर जाके आप उसमें ट्रेड बनाएंगे। अब यहाँ से आपकी सेल बनती है, यहाँ जाते सेल नहीं बन जाएगी आपकी मार्केट में, ठीक है। मार्केट वहाँ से एक अच्छी खासी रिजेक्शन दे फिर आपकी सेल, अदरवाइज अदरवाइज अगर आप सेल लेते हैं तो आप मार्केट में सेल जो है वो आपकी वेस्ट हो जाएगी, वो आप जो है आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अब ये देखें यहाँ पे मार्केट जो है वो इतने अच्छे अंदाज में ऊपर गई है और उसी अच्छे अंदाज से मार्केट में रिवर्सल हुआ है, ठीक है। अब मार्केट में यहाँ से रिवर्सल हुआ है, अब यहाँ से जो है वो मार्केट में ट्रेड ले सकते थे। मैं इसको ज़रा हाईलाइट करता हूँ कि ये हमें ट्रेड कितने टाइम में मिल गई होगी। इसको देखते हैं हम, H4 के लिए हम M30 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ये इसको किधर गया, दोबारा जाके हम उसको हाईलाइट करते हैं, ये वाला था ना। ये अब ये यहाँ से जो है इसकी ट्रेड बनती है इस जगह से। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आ रही है या नहीं आ रही किसी को बता दें, कोई कह रहा बंदा कि वॉइस नहीं आ रही। आ रही है जी, बाकी लोगों को आ रही है, ठीक है। क्या चीज़ दोबारा बतानी है अबू बकर, वो बता दें आप, क्या चीज़ दोबारा क्या बताना है आपको। किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो बता दें, हमारे पास थोड़ा सा टाइम बाकी है और उस टाइम पे हमने ये मुकम्मल करना है, ठीक है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, इसको कैसे ट्रेड किया जाता है ये सारा जो है वो अभी हमने ना मुकम्मल करना है। ये मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल्स बताई हैं कि आपने इसको ट्रेड कैसे करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगानी कैसे है, फिर इसको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस तरह से आपको मिलेंगी और आप इनको इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको ये रेजिस्टेंस लेवल पे ये चीज़ें नज़र आती हैं। अदरवाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जिस तरह कॉमनली ट्रेड किया जाता है, कॉमनली ट्रेड से मुराद ये होता है कि अब ये मार्केट के पास रेजिस्टेंस है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, मार्केट के पास ये वाली रेजिस्टेंस थी तो कहा जाता है जी मार्केट यहाँ से वापस हो जाएगी और अब यहाँ पे आगे जो है एक बाय लिमिट लगा देते हैं। तो मार्केट जो है वो यहाँ से आ रही है, ठीक है, ऊपर से आ रही है यहाँ तक और यहाँ से जो है वो मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ऐसी सूरत हाल में आपका क्या हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो मार्केट जो है वो तो बहुत अच्छे से नीचे चली गई है, ठीक है। तो मार्केट जो है कब रिवर्स होती है, जब मार्केट एक बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा रही है, ठीक है, एक मोमेंटम के साथ ऊपर जा रही है और फिर उसी मोमेंटम के साथ रिजेक्शन होती है मार्केट में। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो रिजेक्शन हुई है उस पे आप एंट्री लेके जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप जो है वो, अब ये देखें यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से मार्केट जो है वो ऊपर गई है और वहाँ से ऊपर से रिजेक्शन स्टार्ट हुई है और यहाँ पे जो है वो आप मार्केट में एंटर हो सकते थे और आपको मिल सकते हैं। अगर मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर जा रही है, कंसोलिडेट करती ऊपर जा रही है, तो फिर आपकी वो एंट्री नहीं है। आप उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मान सकते हैं लेकिन उसमें एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है। कोशिश ये क्या करें कि मार्केट आपको वो पॉइंट दे जहाँ पे आपने एंटर होना है और वो आपकी कंफर्म एंट्री हो। आपको बहुत सारी एंट्रीज मिलेंगी। मैंने जब साइकोलॉजी हम बात कर रहे थे तब ये बात की थी कि आपको बहुत सारी एंट्रीज मिलेंगी। आपने प्रेशर में नहीं आना कि अगर ये एंट्री चली गई तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी दोबारा, ठीक है, एंट्री मिले। हाँ, ये बात 100% नहीं है कि अगर मार्केट इतने अच्छे तरीके से ऊपर गई और वैसे ही वापस आ गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मार्केट वैसे ही वापस आ जाती है जिस तरह ऊपर गई है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ट्रेड जो है वो प्रॉफिट दे के जाए, ठीक है। अभी जो है वो आपके इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर निकल गया ट्रेड। आप देखें यहाँ पे कंसोलिडेशन होती रही 2-4 दिन के लिए होती रही, छोटे टाइम फ्रेम में इसने अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए, ठीक है, और उसके बाद जो है होती रही है। नहीं जी, एंड नहीं हुई। ट्रेड कब लेनी है, अच्छा ट्रेड जो है ना वो आपने सिर्फ लेनी है जब मैसिवली बुलिश या बेरिश इनगल्फिंग हो, मैसिवली,
ठीक है। एक होती है छोटी मोटी बुलिश बेरिश इनगल्फिंग होगी है, आपने वो ट्रेड लिया वो ज़ाया हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड आपने तब लेनी है जब मैसिवली बुलिश या बेरिश इनगल्फिंग हो, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है। अगर मॉर्निंग इवनिंग स्टार जो है उनकी अगर हम बात करें ना, तो उन पे हम किस कदर रिलाई कर सकते हैं, तो उनकी मीडियम है, कोई हाईली रिलायबल सोर्सेज नहीं है वो ट्रेडिंग के। ठीक है। आप उसको देखते हैं जो मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, शूटिंग स्टार है, हैमर है, ये मीडियमली हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। ये हाईली रिलायबल नहीं है, आप इन पे ट्रेड नहीं कर सकते सिर्फ इनको देखते हुए। आप अगर जिस तेजी के साथ मार्केट ऊपर गई है उसी तेजी से अगर वापस होती है, मार्केट में रिजेक्शन आती है, फिर जाके आप मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज जो है अगर मार्केट में आप एंटर होंगे तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस जरूर हिट कर देगी। ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो बात थी वो क्लियर हुई। कल हम जो है इंशाल्लाह, कल या परसों जब भी हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, वो हम जो है इंशाल्लाह करेंगे ट्रेंड लाइन पे। ठीक है। ट्रेंड लाइन को किस तरह से मास्टर किया जाता है, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड किस तरह से किए जाते हैं। ठीक है। तो ट्रेंड लाइन को देखते हुए हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। तो हम जो है वो नेक्स्ट सेशन जो है वो हमारा ट्रेंड लाइन पे करेंगे, और ट्रेंड उस पे बताऊंगा कि उस पे आपने किस तरह से ट्रेड करनी है, ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजीज क्या है। ठीक है। किस तरह से ट्रेड होती है ट्रेंड लाइन, वो सारा बताऊंगा। अभी सपोर्ट एंड रिस्क को मास्टर करें। आप लोगों की जो असाइनमेंट है, मैं अभी आप 2 मिनट है तो असाइनमेंट आपके जिम्मे लगा देता हूँ। आप लोगों ने जो असाइनमेंट करनी है वो ये करनी है कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करनी है चार्ट पे। ड्रा करने के बाद आपने वहाँ पे बुलिश या बेरिश इनगल्फिंग की निशानदेही करनी है कि कहाँ से आपकी ट्रेड बनती थी, कहाँ से आपकी ट्रेड नहीं बनती थी। ठीक है। नहीं बनती वाली की आप निशानदेही ना करें, लेकिन जो बनती थी उसकी निशानदेही करें। आप देखें जिस तरह यहाँ से गई है मार्केट, मैं एग्जांपल देता हूँ, अब यहाँ से मार्केट स्मूथली ऊपर गई है, वैसे ही स्मूथली वापस हुई है, और ये आप यहाँ से ट्रेड ले सकते थे। लेकिन तब ये जो चीज़ थी आपके पास, ये रेजिस्टेंस लेवल नहीं था, तो इसलिए आपको ये कंफर्म नहीं था। ठीक है। जब मार्केट दोबारा इस जगह पे गई है तब जाके आप जो है वो ट्रेड देख सकते थे। H4 पे एनालिसिस करके M30 पे किस तरह एंट्री लेनी है, हाँ जी मैं आपको बता देता हूँ। आपका ये H4 एनालिसिस मतलब ये होता है कि आपने H4 पे सिर्फ जो है वो ड्राइंग करनी है। ड्राइंग, अब आपने H4 पे ड्राइंग कर ली है ये, ठीक है। आप M30 पे आ जाए, और M30 पे आके जो है वो आप एंट्रीज को जो है वो फाइंड करेंगे। जो आपकी ड्राइंग है ना H4 की, उस इस जगह पे जो है वो आपको एंट्री बनेगी, तो किस तरह से बनेगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, H4 के मुताबिक आपके पास ये वाला जो रीजन था ये रेजिस्टेंस रीजन था, मार्केट ऊपर जा रही है, जैसे ही यहाँ से मार्केट इस रीजन से वापसी। H4 में पता नहीं क्लोजिंग कब होगी कब नहीं होगी, लेकिन M30 में जो है वो क्लोजिंग हुई है, आप ट्रेड लें और आपको ये आपका टीपी लग जाएगा। ठीक है। जब तक H4 की क्लोजिंग होगी मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुकी, फिर अब यहाँ से ट्रेड लेंगे तो आपका ये स्टॉप लॉस बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए जैसे ही M30 की क्लोजिंग होती है तो आप ट्रेड लें, और ट्रेड लेने के बाद आ जाएं। ठीक है। या H1 की क्लोजिंग देख लें, अगर M30 भी आपको रिस्की लगता है तो H1 की ट्रेडिंग देख लें। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े डे ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, वो M30 से ऊपर जाते नहीं ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है। वो जो ट्रेड सेंट्रीज लेते हैं वो हाँ देखते ज़रूर है मार्केट को, D1 में W1 में भी देखते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से ही छोटे टाइम फ्रेम्स बनते हैं, छोटों से बड़े नहीं बनते, बड़ों से छोटे बनते हैं। लेकिन वो ट्रेडिंग के लिए M30 M15 M5 भी यूज़ करते हैं। ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ से गई है, तो आप जो है यहाँ पे